नमस्कार। मैं स्नेहा, आपके दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपना प्यारा प्यारा फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से मुझे हमेशा देते रहते हैं, जिसके वजह से मुझे हर बार मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके इतने सारे प्यार को देखकर। मुझे ये महसूस होता है कि मैं आप सबके लिए जो कोशिश करती हूँ और जो मेहनत करती हूँ, वो आप सब ने अपने कमेंट के माध्यम से सफल कर दी है। आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और ख़ास करके आप जो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हैं कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आती है, आपको मेरी कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आता है, मुझे इससे बहुत बहुत खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम है चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, पूनम सैनी जी। पूनम जी ने खास करके मुझे ये कहा है कि उन्हें मेरी आवाज़ तो पसंद ही है और मेरी आवाज़ उनकी एक प्रोफेसर मैम की तरह है। तो थैंक यू सो मच, और मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँगी। और बाकी के जो भी दोस्त हैं, जैसे कि कोमल जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, उसके अलावा अगर मैं किसी और दोस्त का नाम लेना भूल गई हूँ तो आप सब अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक तो दें ही, उसके साथ साथ मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी ये कहानियाँ सुनकर पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी कुछ अलग और दिलचस्प कहानी है। आज की कहानी में मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार हम जो भी पुरानी बातें सुनते हैं या सुनते चले आते हैं, उन चीज़ों पर हम जो खुद को नए दौर का बताते हैं, भरोसा नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें शायद बातें होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें सच्चाई होती है, जिनको हम जब भी नकारते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। और आज की भी कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ इन 4 दोस्तों के साथ, जो कि खुद को नए दौर का ही समझते थे और उन्होंने भी ऐसे ही बुजुर्गों की कही हुई बातों को नकार दिया, जिसका अंजाम उनको अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की, जो गांव बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के तलहटी में, मतलब नीचे बना हुआ था। और वो गांव वहाँ पर सदियों से था। उन लोगों ने ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया था, जो चीज़ें शायद आज हम और आप ना कभी देख पाएं और ना ही कभी अनुभव कर पाएं। उस गांव की एक बहुत पुरानी मान्यता थी, जो कि एक छोटी सी कहानी से जुड़ी हुई थी, या फिर यूँ कहो कि वो कहानी नहीं, एक सच्चाई थी, जो कि सदियों बाद अब कोई नहीं कर पाया। इस वजह से उसे कहानी का नाम दे दिया गया। उस गांव में जो कहानी प्रचलित थी वो ये थी कि इस पहाड़ी पर, जो कि ठंड के मौसम में खास तौर पे पूरी तरह से बर्फ से ढक जाया करता है, उस समय एक खास रात आती है, जो कि पूर्णिमा की रात होती है। और उस खास पूर्णिमा की रात को इस पहाड़ी पर, जो कि काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ पर भगवान शंकर का एक मंदिर
प्रकट होता है और उस मंदिर में अगर आप पहुंच गए, जो कि पहुंचना लगभग नामुमकिन था। एक तो उस पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, उसके अलावा वो पहाड़ काफ़ी अजीबोगरीब थे। और ये क्यों थे, ये बात आपको आगे की कहानी में पता चलेगी। वहाँ उस पहाड़ पर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पहुँच पाया था, जो कि इसी गांव का रहने वाला था। और कहते थे कि वो इंसान एक वक्त पर बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा ही गरीब, इतना गरीब कि उसे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसने भी ये बात सुनी और वो इस बात को मानते हुए जैसे तैसे करके उस पहाड़ी की उस चोटी पर उसी खास पूर्णिमा की रात को पहुंच गया। और उसने भगवान शंकर के उस मंदिर में जाकर अपनी एक इच्छा रखी और उस इच्छा को भगवान भोलेनाथ ने पूरा किया। ऐसा कहा जाता था कि उस मंदिर में जाकर आप अपनी कोई भी इच्छा मांगें, भगवान खुद उस इच्छा को पूर्ण करते थे। और उस आदमी ने जो इच्छा रखी वो थी धन संबंधी इच्छा, जिसको भगवान ने पूर्ण किया। और उसके बाद वो इंसान उस गांव का सबसे ज़्यादा पैसे वाला अमीर आदमी, या फिर यूं कहूँ कि राजा बन गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस धन का भोग बहुत अच्छे से किया। और ये इंसान आज से करीब लगभग 100 साल पहले, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसके बाद से इस बात को जानते मानते उस गांव के भी कई सारे लोगों ने ये कोशिश उस वक्त पर की, लेकिन लोग वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। और ये भी कहते थे कि ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे लोगों तक पहुंची और उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कई बार कई सारे लोग आए, लेकिन हर कोई उस रात को उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता और बर्फ़ गिरने की वजह से, हवा तेज चलने की वजह से, बर्फ़ वाली तूफान चलने की वजह से वो उस जगह तक कभी पहुंच ही नहीं पाता था। और तो और वो नीचे भी कभी वापस आ ही नहीं पाता था। ऐसे ही करते करते ये कहानी आगे बढ़ती गई और इस बारे में इन 4 दोस्तों ने भी सुना। जब ये बात उन 4 दोस्तों ने सुनी, उनमें से एक, जिसका मैं नाम आप सबको बताऊंगी, वो था सूरज। वो लड़का भगवान में थोड़ा बहुत मानता था। और जब उसने ये कहानी सुनी, उन चारों दोस्तों की ये खास बात थी कि उन्हें पहाड़ चढ़ने में महारत हासिल थी। वो इससे पहले भी कई सारे पहाड़ चढ़ चुके थे और उनका हमेशा यही एक टारगेट रहता था कि वो ऐसे किसी भी पहाड़ के बारे में सुने या जाने तो वहाँ पर वो जाकर चढ़ाई ज़रूर किया करते थे। और आज तक वो अपनी ऐसी किसी चढ़ाई में फेल नहीं हुए थे। और जब ये बात सूरज को पता चली, तब उसने अपने बाकी के 3 दोस्तों को ये बात बताई और उसने ये भी कहा कि अरे भाई, मैंने जो इस पहाड़ के बारे में सुना है, हम लोग जाएंगे चढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन ये सुना है कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं, तूफान वगैरह सब चलता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन एक ख़ास बात उस पहाड़ी की सुनो। उस पहाड़ी पर पूर्णिमा की उस रात को भोलेनाथ का एक मंदिर आता है, मतलब प्रकट होता है। और कहते हैं कि जो भी उस मंदिर में पहुंचकर भगवान से जो चाहे वो इच्छा मांग सकता है और भगवान भोलेनाथ वो इच्छा पूरी भी करते हैं। लेकिन सूरज के ये तीनों दोस्त नास्तिक थे। हाँ, लेकिन इंसान में लालच तो कूट कूट कर भरा होता है। कौन नहीं चाहता कि ऐसे शॉर्टकट से उसकी मनचाही चीज़ें मिल जाएं। इंसान की इच्छाएं अनंत हैं,
ऐसे ही इन तीनों के साथ भी था। वो तीनों ये बात सुनकर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर सूरज ने इस बात पर जोर देना शुरू किया। अरे भाई, तुम लोग मेरी पूरी बात तो सुनो यार, पहले ही हा हा ही कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है तुम लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन वहाँ जाकर तुम जो चाहे वो विश मांग सकते हो और वो विश तुम्हारी पूरी होगी। अब इस बात को सुनते ही तीनों ने अपने कान सूरज की बात की तरफ लगा दिए। तीनों ने कहा, क्या बात कर रहा है भाई, सच में ऐसा कुछ होता है? सूरज ने जवाब दिया, हाँ मैंने तो सुना है कि ऐसा होता है। तब उन तीनों ने एक और सवाल किया, होता है वो तो ठीक है, आज तक कभी किसी के साथ हुआ है? तब सूरज ने उस इकलौते इंसान के बारे में भी सुन रखा था। सूरज ने उसकी कहानी भी इन तीनों को सुनाई। अब उन तीनों के अंदर का लालच जाग गया। उन तीनों ने कहा, भाई अगर ऐसा है तब तो बढ़िया है यार। पता नहीं, आज तक जो लोग चढ़े होंगे शायद उनको पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और हम चारों तो पहाड़ चढ़ने में बेस्ट हैं, तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए। अब सूरज के ये तीनों दोस्त भी मान चुके थे। सूरज और वो तीन लड़के उस पहाड़ की तरफ चल पड़े, और जैसे जैसे वो वक्त नज़दीक आने लगता था, उस गांव में ऐसे लोगों का जमघट लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ये चीज़ सालों से देखते चले आ रहे थे, और वो ना जाने ऐसे कितने इंसानों से मिल चुके थे। वहाँ पर जब सूरज और उसके तीनों दोस्त पहुँचे, तब उन लोगों ने ये तय किया कि वो खाने पीने का सारा सामान उसी गांव से इकट्ठा करेंगे और फिर अगले दिन वहाँ पर चढ़ाई शुरू करेंगे। वो सब अपनी प्लानिंग के अनुसार वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर सारा सामान खरीदना शुरू किया। अब जबकि वो सारा सामान खरीद रहे थे, दुकानदार ने सामने से ही उनसे पूछ लिया, अरे तुम लोग क्या यहाँ इस पहाड़ पर चढ़ने आए हो? तभी तुरंत ही सूरज के उन तीनों दोस्तों ने जवाब दिया, और थोड़ा अकड़ते हुए, नहीं नहीं, किसने बोला? हम यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ चढ़ने नहीं आए हैं। अब ये बात सुनकर दुकानदार को थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि वो तो ना जाने ऐसे कितने लोगों से पहले भी मिल चुका था। उसने हंसते हुए ही उन लड़कों को जवाब दिया। उसने कहा, बेटा ये जो तुम बाल सफ़ेद देख रहे हो, ये हमने धूप में नहीं किए हैं। हमें भी पता है इस वक्त पर यहाँ पर ऐसे तुम जैसे बाहरी लोग क्यों आते हैं। अब ये बात सुनकर उन तीनों लड़कों को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो पहाड़ इसी गांव के अंदर से निकलकर जाने पर ही मिलता था। तो सूरज ने ये सारी बातें उन दोस्तों को पहले से समझा रखी थी कि देख भाई, तुम लोग सबको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन याद रखना, हम लोगों से अगर वहाँ कोई सवाल जवाब करेगा तो तुम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे। इस पर उन तीनों लड़कों ने अपने दिमाग को शांत किया, और फिर वो अपना सामान लेने में खुद को बिजी करने लगे। लेकिन सूरज ने उस दुकानदार की बातें ध्यान से सुनी। उसने इन लड़कों को समझाया, मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। तब वो दुकानदार, जब उसने ये देखा कि ये लड़के कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी और अड़ियल हैं, तब उस दुकानदार ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया। लेकिन सूरज आगे आया और उसने कहा, अंकल आप क्या बोल रहे थे? आप बताइए, आप कुछ मौत की पहाड़ी के बारे में बोल रहे थे। और उस दुकानदार ने ये बताया कि बेटा देखो, तुम लोग चाहे जितना झूठ बोल लो, जितना बहाना बना लो, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। हाँ, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाओ। इसके वजह से मैं तुम्हें ये हिदायत दे रहा हूँ, तुम जब वहाँ उस पहाड़ी पर चढ़ोगे तब याद रखना, एक लगभग की ऊंचाई, मतलब वो पहाड़
लगभग 3 हिस्सों में ऐसे बटा हुआ था कि आप उसे 3 पहाड़ी भी कह सकते थे। तब उसने बताया कि तुम जब एक पहाड़ पर चढ़ जाओगे, उसके बाद तुमको चाहे जो भी हो जाए दाईं तरफ नहीं जाना है। और उसने ये भी बताया कि बेटा, जब तुम वो एक पहाड़ी चढ़ लोगे तब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे इससे पहले तुम बता रहे थे कि तुम बहुत सारे पहाड़ पर चढ़ चुके हो, लेकिन उस एक पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही तुम्हें अचानक से जो भी मुश्किलें या परेशानी ऐसे में आनी चाहिए, वो परेशानियाँ, वो मुश्किल तुरंत अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर मान लो बर्फ़ का तूफान चल रहा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो तूफान अचानक से रुक गया, थम गया, माहौल बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन याद रखना, तुम किसी भी हालत में इन चीज़ों को देखकर भ्रमित मत होना। तुम जहाँ जैसे चढ़ने वाले हो वैसे ही सीधे चढ़ने की ही कोशिश करना। लेकिन याद रखना, वो दाईं तरफ का रास्ता तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा और उन आत्माओं का, उन प्रेतों का असर यहाँ नीचे गांव में भी कुछ हिस्सों पर कभी कभी उस रात को पड़ता दिखाई देता है। इसलिए हम लोग रात में किसी भी हालत में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो वहाँ उन पहाड़ी पर उस वक्त उनका असर कितना होगा, ये मैं सिर्फ तुम्हें अंदाज़ा लगाकर ही बता रहा हूँ। अब सूरज का इंटरेस्ट इन दुकानदार वाले अंकल की बातों में कुछ ज़्यादा आ गया। उसने आगे की जानकारी भी इकट्ठा करना शुरू किया। सूरज ने पूछा, प्रेतों का पहाड़? मैं समझा नहीं। ये आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। तब उन दुकान वाले अंकल ने आगे बताया। उन्होंने कहा, बेटा, ये पहाड़ पर तुम ऐसे कोई पहले, दूसरे या 10वें नहीं हो जो कि चढ़ने आए हो। वो जो तुम कहानी सुनकर यहाँ पर आए हो, वो कहानी सुनकर आज तक यहाँ पर अनगिनत लोग आए और उन्होंने कोशिशें की चढ़ने की। लेकिन ये पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। वो लोग आए और सब इस पहली पहाड़ी को चढ़ने के बाद ही लोग मरते चले गए। तुम जब वहाँ जाओगे और भगवान ना करे अगर तुम्हें भी वो दिशा भ्रम हुआ और तुम दाईं तरफ मुड़ गए, तब तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी दिखाई देंगे। और ऐसे ही वहाँ पर जितने लोग गए वो सारे लोग मर गए किसी न किसी वजह से। और आज उन अनगिनत लोगों की आत्माएं उसी पहाड़ी पर हैं जो कि तुमको किसी भी हालत में ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहती। एक तो ये भी कहो कि वो प्रेत आत्माएं हैं तो वो दुष्टता तो करेंगी ही, और दूसरा ये कि वो ये भी सोचते हैं कि हम भी तो अपनी इच्छा ही पूरी करने आए थे, और जब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो वो बाकियों को क्यों पहुँचने देंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ाते चले जाते हैं और तुम्हें उस मौत की पहाड़ी की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा भी वही हश्र होता है जो बाकी के लोगों का हुआ। और इस चीज़ के लिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम लोग वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले। अब इस पर सूरज के वो तीनों दोस्त लगातार बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि नहीं, हमको तो वहाँ जाना ही नहीं है, हम तो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, हम क्यों जाएंगे। अब ये बातें सुनकर उस दुकानदार ने सिर्फ और सिर्फ सूरज से एक बात कही। उसने अपनी मुट्ठी सूरज की तरफ आगे की और कहा, बेटा, मुझे इन सब में से तुम ही सबसे ज़्यादा समझदार लग रहे हो, तो ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये भोलेनाथ का अभिमंत्रित किया हुआ तुम्हें एक रुद्राक्ष दे रहा हूँ। इसे अपने साथ रखो। भोलेनाथ तुम पर कृपा करें और तुम्हारी रक्षा करें। सूरज ने इस चीज़ के लिए मना बिल्कुल नहीं किया। उसने वो रुद्राक्ष चुपचाप उनसे ले लिया और लेकर उसे अपने माथे से लगाया
और उस रुद्राक्ष को उसने बहुत संभाल कर अपने ऊपर के पॉकेट में रख लिया। अब वो सब अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर आगे बढ़ चुके थे। वो सब वहाँ उस पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर आज की रात वहीं पर कैंपिंग करके आराम से पड़े रहे। उन्होंने आज वहाँ के ठंडे और ऐसे माहौल का मज़ा लिया। उसके बाद अगली रात वो ये चढ़ाई शुरू करने वाले थे, क्योंकि इस पहाड़ पर अगर आप ऊंचाई तक चढ़ना चाहो तो आपको लगभग 3 रातें लगती थीं। और उन 3 रातों में से आज वो दिन था कि अगर वो आज की रात से पहाड़ चढ़ना शुरू करें तो एक एक करके वो तीनों शिखर पर लगभग तीसरी रात में ही उस ऊपर की पहाड़ पर पहुंचने वाले थे। अब उन्होंने आज की रात तो वहाँ पर आराम कर लिया, पूरा दिन भी निकल गया। अब शाम हो चुकी थी और सूरज ढलते ही वो गांव वालों की नज़रों से बचते हुए उस पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करने लगे, क्योंकि क्या पता शायद कोई गांव वाला वापस से उन्हें रोकने को आ जाता। वो सब पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसा कि उस दुकान वाले अंकल ने बताया था, उन्हें सच में उस पहाड़ को चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर उनका सारा पिछला एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया था। लेकिन ये लड़के भी कम ज़िद्दी नहीं थे। वो उस पहाड़ पर चढ़ते रहे। आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच चुके थे और अभी आधी रात ही हुई थी। वो जब वहाँ पर पहुँच गए तब उन्हें बहुत ज़्यादा तेज हवाएं, बर्फीली तूफान, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अचानक से माहौल बदल गया। ये हवाएं चलना बिल्कुल रुक गईं, ऐसे जैसे मानो कोई पहाड़ ही इन सारी चीज़ों को उनके लिए रोक रहा हो। और अचानक से उनके दोस्त मतलब सूरज के दोस्तों को वहाँ पर घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो तीनों ना चाहते हुए भी दाईं तरफ ही बढ़ने लगे। अब ये चीज़ देखकर सूरज ने अपने दोस्तों को रोकना शुरू किया और वो सब वहाँ पर रुक भी गए। तब सूरज ने बताया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग देख नहीं रहे हो? अब वही चीज़ हमारे साथ हो रही है जो वो दुकान वाले अंकल ने बताया था। सारी बर्फीली हवाएं, वो तूफान, वो सब कुछ कहाँ गया? अचानक से सब कुछ इतना शांत कैसे हो सकता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग चलो मेरे साथ, अब हमें वापस नीचे जाना चाहिए। अब ये बात सुनते ही उसके तीनों दोस्त अब सूरज के ऊपर ही चिल्लाने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए सूरज से कहा, ऐ तुम ना अजीब कर रहे हो। अब जब हम अपने मंजिल के इतने करीब हैं तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें वापस जाना चाहिए? तुम ऐसे डरपोक की तरह बातें कब से करने लगे यार? और तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन हम तो जाएंगे ही। और देखो, हमें दाईं तरफ से ही वो घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो मंदिर उधर ही है। तुम अपना दिमाग अब अपने पास रखो, हम लोग उधर आगे बढ़ रहे हैं। सूरज ने अपने दोस्तों की बड़ी मिन्नतें की। उसने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, सारी बातें याद दिलाईं, लेकिन लग रहा था जैसे उनके दोस्तों के सर पर कोई भूत सवार हो गया है और वो किसी बात को भी न सुनने को तैयार थे और ना ही समझने को। सूरज जब कुछ भी समझाने की कोशिश करता तो उसके दोस्त इस तरीके से सूरज के साथ व्यवहार कर रहे थे, लग रहा था जैसे वो दोस्त हैं ही नहीं। सूरज को अब सारी बातें बिल्कुल साफ होती चली जा रही थीं। तभी सूरज ने जब उनकी परछाइयों की तरफ देखा, तब वहाँ पर सिर्फ 4 परछाई नहीं, वहाँ पर ना जाने कितनी परछाइयाँ उनके परछाइयों के साथ चल रही थीं।
सूरज ने इधर उधर सर घुमाकर हर तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी असलियत में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो परछाइयाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी। सूरज ने एक बार फिर से कोशिश की अपने दोस्तों को समझाने की। सूरज ने जैसे ही अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, वो दोस्त हाथ छुड़ाते हुए बोला, हट, छोड़ मेरा हाथ, तू ये क्या कर रहा है? तू जलता है मुझसे, तू चाहता ही नहीं है कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो। तू तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा दुश्मन है। वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा था जैसे वो सच में सूरज उसका दोस्त नहीं है, सच में उसका दुश्मन ही है। सूरज अपने दोस्तों के आगे अब गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि उसे हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो ढेर सारी परछाइयाँ, और वो परछाइयाँ किसकी थी जब वहाँ कोई था ही नहीं। सूरज को अब उस दुकान वाले अंकल की सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही थी। वो जब जब अपने दोस्तों को समझाने और रोकने की कोशिश करता, वो काफ़ी गुस्से में अग्रेसिव तरीके से सूरज को डांट रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे। अब तो सूरज को ऐसा लगने लगा जैसे शायद अगर सूरज ने एक बार भी और कोशिश की तो शायद वो सूरज को यहाँ पर मार डालें। सूरज अब कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने दोस्तों को ऐसे मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकता था। और सूरज ने ये भी दिखाया कि देखो हमारे साथ इतनी परछाइयाँ कहाँ से चल रही हैं, लेकिन वो परछाइयाँ सिर्फ और सिर्फ सूरज को ही नजर आ रही थी। अब सूरज अपनी हर कोशिश करके थक चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों को अकेले ऐसे मरते तो नहीं देख सकता था। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देखना चाहता था अपने दोस्तों को बचाने की, जिसके लिए सूरज अब उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने पर पता नहीं कहाँ से अचानक बीच रास्ते में एक पत्थर आया, जिससे सूरज को बहुत जोर की चोट लगी। सूरज का पैर मुड़ गया। वो चलने तो क्या, अब उठकर खड़ा होने के लिए भी सक्षम नहीं था। सूरज वहाँ बैठे बैठे अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात बिना सुने आगे बढ़ते चले गए। और सूरज वहाँ बैठा बैठा अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। तब तक सूरज ने ये देखा कि उसका सबसे आगे चल रहा दोस्त वहाँ पहाड़ी के सबसे किनारे के हिस्से में जाकर अचानक पहाड़ी से कूद गया। और एक दोस्त था जो कि वहाँ पर बर्फ को उठा उठा कर अपने ऊपर डाल रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे सोना मिल गया, मुझे इतना सारा सोना मिल गया, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और वो ये हरकत कर ही रहा था कि सूरज उसे देखकर जोर जोर से चीखने लगा, हट जा, वहाँ से हट जा, वरना तेरे ऊपर वो चट्टान गिर जाएगी। और वो पागलों की तरह वहीं पर बर्फ में खेलता रहा। तब तक अचानक वो बड़ा सा चट्टान आकर उसके ऊपर गिरा और गिरकर उसके ऊपर से ढुलकता हुआ, मतलब लुढ़कता हुआ आगे बढ़ गया। सूरज अपने दोस्त की लाश की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत ऐसी थी मानो जैसे किसी ने उसके ऊपर से रोड रोलर को गुजार दिया हो। वो पूरी तरह से पतला चपटा होकर, या यूं कहूँ कि उसकी चटनी बनकर वहीं बर्फ में खून और मांस के लोथड़े फैल चुके थे। ये दृश्य सूरज देखकर लगातार रो रहा था। और अब बारी थी तीसरे दोस्त की। तीसरा दोस्त वैसे ही आगे बढ़ रहा था। उसके आँख के सामने इन दोनों दोस्तों की हालत ऐसी हो चुकी थी, लेकिन उस पर तो शायद अब किसी और का कंट्रोल था और वो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। और थोड़ी ही देर में सूरज ने ये दृश्य भी अपनी आँखों से देखा। सूरज ने देखा
कुछ वैसे ही काली काली परछाइयाँ उसके उस दोस्त को दोनों तरफ से पकड़कर खींचने लगी और वो दो टुकड़ों में पूरी तरह से बट गया और वो भी वहीं ज़मीन पर गिर गया। इतना होते ही सूरज, अब जो कि उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो पागलों की तरह बेतहाशा रो रहा था, खुद को कोस रहा था। लेकिन वो अब करता भी तो क्या करता, वो वहीं मजबूर ज़मीन पर गिरा हुआ था और ये सारी काली काली भयानक परछाइयाँ, जो सिर्फ थोड़ी देर पहले तक परछाई ही दिख रही थी, वो अब सूरज को साफ साफ लाल लाल आँखों वाली, साफ साफ दिखाई देती हुई, काली काली अजीब से शरीर के बनावट वाली सारी परछाइयाँ उसके तरफ आगे बढ़ रही थीं। तब तक सूरज ने आंखें बंद की और सूरज जोर जोर से भगवान भोलेनाथ से मदद मांगने लगा। भोलेनाथ रक्षा करें, कृपा करें, गलती हो गई मुझसे। तब तक अचानक उसके पॉकेट से जैसे कोई बहुत तेज सफ़ेद रोशनी निकलने लगी और वो सफ़ेद रोशनी वहाँ के चांद की रोशनी को भी पार करते हुए उसके चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे वो सारी काली परछाइयाँ अचानक से उस रोशनी में झुलस कर उसकी आंखों के सामने गायब होती चली गई। लेकिन वो रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज को भी कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आया कि वहाँ पर असल में क्या और कैसे कैसे हो गया। ये रोशनी का असर इतना ज़्यादा था कि सूरज थोड़ी ही देर में मानो जैसे वहाँ पर बेहोश हो गया और सूरज की आँख सीधे सुबह सुबह खुली। सूरज जब होश में आया तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर का वो दर्द, वो चोट जैसे है ही नहीं। सूरज को शायद कभी चोट लगी ही नहीं थी और सूरज उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगा और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठकर खड़ा हो गया। सूरज उठकर खड़ा हुआ, उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर भोलेनाथ से उनकी कृपा के लिए पहले तो धन्यवाद किया और फिर वो वैसे ही रोता उदास होता नीचे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में सूरज नीचे पहुंच चुका था और वो सबसे पहले उसी दुकान वाले अंकल के पास पहुंचा और सूरज की ऐसी हालत देखकर उन्होंने तुरंत ही सूरज से पूछा कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं बेटा, और तुम्हारी ऐसी हालत क्या हुआ तुम्हें। तब सूरज ने उन्हें रोते रोते सारी बातें बता दी और उनका धन्यवाद भी किया, क्योंकि आज उन्हीं के द्वारा दिए गए इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष ने ही उसकी ज़िंदगी बचा ली थी। और उसके बाद सूरज, जो कि थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करता था, आज वो भगवान में पूरी तरह से विश्वास करता है और वो भोलेनाथ की भक्ति आज करना कभी नहीं भूलता। सूरज वहाँ से वापस सही सलामत अपने घर आ चुका था। उसने ये बात अपने और अपने दोस्तों के सबके घर वालों को साफ साफ बताई, लेकिन इस बात पर भरोसा करना उसके परिवार वालों के लिए भी नामुमकिन था। वो सब उस पहाड़ी पर पहुँचे, लेकिन वहाँ किसी को भी उन सब की लाश तक नहीं मिली। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन अब उनके पास सूरज के बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सूरज ने अपनी बेगुनाही का सबूत उस किराने के दुकान वाले अंकल के माध्यम से और कुछ गांव वालों ने उन सबको एक साथ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हुए भी देखा था, जिन्होंने सूरज की बेगुनाही के बारे में बताया। और अब सूरज भगवान पर विश्वास करता है, लेकिन अपनी इस गलती के लिए भगवान से हमेशा क्षमा मांगता है। अब वो ज़्यादातर ऐसी बुज़ुर्गों द्वारा कही गई बातों को सच ही मानता है। अब सूरज की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है।
तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी, आपकी ऐसी कोई सच्ची बात, कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर और कोई भरोसा नहीं करता, तो मैं आपकी दोस्त आपकी उस बात पर, आपके उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल सच्चा मानकर मेरे बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूंगी और वो सब भी आपके इस एक्सपीरियंस को सच्चा ही मानेंगे। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आपका वो सच्चा एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। एक बार फिर से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।